सत्ता में आज हम आपको यूपी की सियासत, पूर्वांचल कनेक्शन के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह की सीएम योगी के नामांकन में गोरखपुर में मौजूदगी का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने पिछले 24 घंटे में यूपी की सियासत में नया एंगल जोड़ दिया। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुई फायरिंग के बाद यूपी की सियासत में नया अध्याय जुड़ गया है। ओवैसी समर्थक इस घटना को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए डराया जा रहा है। चंद शरारती लोग इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज सबसे पहले इसी खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दो सिरफिरे लोगों ने ओवैसी को निशाना बनाया और इस हमले के पीछे क्या वजह थी, कौन सी मानसिकता थी। नीति निर्धारित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ना तुमसे घबराते ना तुमसे डरते। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। पिछले 24 घंटे में यूपी की सत्ता के संग्राम में नया चैप्टर शुरू हो गया है। यूपी चुनाव शुरू होने से 7 दिन पहले ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद हलचल तेज हो गई। ओवैसी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सचिन और शुभम के खुलासे के बाद खलबली मची है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी ओवैसी और उनके छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी के भाषण सुनते थे, जिसके बाद नफरत करते थे। दोनों आरोपियों के पास से कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्टल बरामद हुई है, जो इन्होंने हाल ही में खरीदे थे। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। आरोपी सचिन नोएडा के बादलपुर के तुरियाई गांव का रहने वाला है। जांच में पता चला है इसके खिलाफ पहले भी धारा 307 के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। हालांकि शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। फेसबुक पर आरोपी सचिन का सचिन हिंदू के नाम से प्रोफाइल है। ये भी पता चला है कि खुद को देशभक्त कहने वाला सचिन फेसबुक पर अक्सर नफरती पोस्ट करता था। बादलपुर में दुर्रई गांव में सचिन के घर पर मौजूद हैं, जहां परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सचिन इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम देने वाला है। हालांकि परिवार ने इस बात को जरूर कबूल किया कि अक्सर वो ओवैसी की जो हेट स्पीच होती है उनको जरूर सुना करता था, लेकिन ये हेट स्पीच उसके मन में इस तरीके से घर कर जाएंगी, इस बारे में परिवार वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। इससे भी सवाल उठते हैं कि क्या किसी के बयान से कोई इतना आहत हो सकता है कि उस पर जानलेवा हमला कर दे। खुद पर हुए हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद आज ओवैसी ने लोकसभा में अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने आज TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। ओवैसी ने अपने लिए हथियार का लाइसेंस मांगा, साथ ही हमला करने वालों पर UAPA एक्ट लगाने की भी मांग की। UAPA नहीं लगा, क्यों नहीं लगा उन लोगों पर UAPA? क्रिकेट मैच पर फेसबुक के कमेंट पर UAPA और एक 4 मर्तबा के सांसद को दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती, हत्या करने की UAPA क्यों नहीं लगाई? लगना चाहिए UAPA। नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, भड़काने वाले बयान और सोशल मीडिया का गठजोड़ कितना घातक साबित हो सकता है,
ये असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले से साफ होता है। समाज में मौजूद नफरत के सौदागर फायदे के लिए जहर का जो कारोबार कर रहे हैं वो समाज के लिए कितना घातक है। पिछले चंद सालों में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो आगाह कर रही हैं कि अगर नफरत का कारोबार करने वालों पर सख्ती नहीं हुई तो समाज का बड़ा नुकसान होगा। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के सहारे नफरत का ये जहर सबसे ज्यादा युवाओं को निशाना बना रहा है। मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन भारत और हिंदुत्व को बचाऊंगी। अभी आपकी एक मस्जिद आपसे लूटी गई है मथुरा के अंदर 6 दिसंबर को, वही तारीख दोहराई जाने वाली है। धर्म संसद करते रह जाओगे, फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। किसी का संबंध सियासत से, किसी का सियासत से कोई वास्ता नहीं। कोई हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलकर मुसलमानों को भड़का रहा है। मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करेगा तो लब जिहाद, जेल में डाल दो। अगर हिंदू भाई हमारा हिंदू नौजवान लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये प्रेम विवाह। कोई मुसलमानों के खिलाफ जुबानी तीर चलाकर हिंदुओं को बरगला रहा है। ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं हमारी कबूतर ने फोड़ दी तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। इनकी जुबान से निकलने वाला हर शब्द जहरीले तीर की तरह है जो समाज में अमन और चैन को छिन्न भिन्न कर द्वेष की दीवार खड़ी करता है। देश में 80% हिंदू हैं और भारत हो रहा है इस्लामिक। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो धर्मादेश होगा। 50 लोग मुसलमान हैं, उस गांव में उनकी संपत्ति अधिक से अधिक दामों में खरीदकर उन्हें गांव से बाहर। मकसद चाहे सियासी फायदा हासिल करना हो या रातों रात लोकप्रियता हासिल करना, लेकिन इस जहरीले जुबानी तीर का असर खतरनाक होता है जो समाज के ताने बाने को तोड़ कर रख देता है। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। जुबानी जहर का कारोबार करने वाले इन लोगों को ये इल्म नहीं कि ये जहर कितना मारक है, किस तरह इसका सीधा असर लोगों के दिमाग पर होता है। ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, बिल्ली की जो आंखें हैं हमारी कबूतर ने फोड़ दी तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। पिछले चंद दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नफरत के इस खेल का खिलौना चेहरा सामने लाती है। बुल्ली भाई अब केस के पीछे ऐसे ही कुछ बहके हुए नौजवानों का हाथ था। हैदराबाद में शरिया पुलिस के नाम पर हंगामा करने वाले भी ऐसे ही बहके हुए नौजवान हैं। ये वही नफरत की आग है जो कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहने छात्राओं का विरोध करती है और दिल्ली के जामिया इलाके में सीए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वाला भी इसी नफरत की आग का शिकार था। धर्म संसद का प्रस्ताव कि आज से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है ये धर्म मंच, धर्म संसद, और गांव-गांव में हम लोग जागृति करेंगे और हर व्यक्ति अपने गांव में भारत को हिंदू राष्ट्र लिखे। ये ऐसा जहर है जिसका असर साल दर साल बढ़ता जाता है। ये जहर खत्म नहीं होता, एक दिन अपना असर दिखाता जरूर है। इसीलिए अब जरूरी है कि नफरत की इस आग को और फैलने से रोका जाए। ऐसी नफरती बयान देने वालों पर सख्ती हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी धर्म से हो। ये नफरत भरी सोच है, ये सांप्रदायिक जहर एक दिन में नहीं फैलता। इसे लोगों के दिल और दिमाग में उतारने में कई साल लगते हैं और जब ये लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाता है तो फिर इसका असर इतना खतरनाक होता है जिसका अंदाजा दुनिया को बखूबी है। इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद ने बताया है कि ये नफरत भरी सोच कैसे समाज में जगह बनाती है। प्रोफेसर विपिन चंद के मुताबिक सांप्रदायिकता 3 चरणों में समाज में जगह बनाती है। इसका पहला चरण तब होता है
जब कोई खास पहचान से जुड़े लोग अपने समूह से जुड़े हितों की पहचान करते हैं। इसे सीधे तौर पर सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता, लेकिन सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरे चरण में खास पहचान से जुड़े लोग अपने समूह के हितों को दूसरे समूह के हितों से अलग करते हैं, यानी इस दौर में सांप्रदायिकता आकार लेती है और यहां अपनी पहचान के हितों को लेकर दूसरी पहचान वाले लोगों से असंतोष शुरू होता है। अपने तीसरे चरण में सांप्रदायिकता उग्र स्वरूप में आ जाती है। तीसरे चरण में खास पहचान वाले लोगों को जब लगता है कि दूसरे समूह के लोग हित उनके विरोधी हैं, तो वो लोग विरोध शुरू कर देते हैं। यहाँ दोनों अलग अलग समूहों में संघर्ष शुरू हो जाता है। दरअसल आसान शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता की शुरुआत तभी होती है जब समाज में किसी समूह को यह बताने की कोशिश होती है कि उनके हित और उनकी पहचान दूसरे सामाजिक समूहों से अलग है। जैसे जैसे ये बात लोगों के मन में उतरती जाती है, सांप्रदायिकता का जहर बढ़ता जाता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।